अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। आज की वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि अमेरिका के अंदर लॉज किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सारा डाटा कांग्रेस के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी कांग्रेस का जो चैप्टर है। अगर आपने कांग्रेस की वीडियो नहीं देखी, यहाँ टॉप पे मैं एक लिंक लगा रही हूँ, ठीक है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो कांग्रेस की वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कांग्रेस के अंदर जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो वर्क कैसे करते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं। तो ये जो चैप्टर जो अभी सिखाया जा रहा है लॉ मेकिंग प्रोसीजर का, ये भी कांग्रेस का ही एक हिस्सा है। यानी कि कांग्रेस लॉज कैसे बनाता है, अपर हाउस जो सेनेट है वो लॉ कैसे बनाता है, लोअर हाउस कांग्रेस का वो लॉ कैसे बनाता है, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मुश्किल कुछ भी इसमें नहीं आने वाली इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, मेकिंग लॉज इज़ द मेन वर्क ऑफ द कांग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो कांग्रेस है उसका सबसे जो मेन काम है वो क्या है, लॉज बनाने का काम। कांग्रेस हैज़ टू हाउसेस, कि कांग्रेस में दो हाउसेस हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं। कौन से, एक लोअर हाउस जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस जिसका नाम है सेनेट। नॉर्मल बिल्स कैन स्टार्ट इन एनी हाउस बट मनी बिल्स मस्ट ऑलवेज स्टार्ट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सेम बात है जो हमने यूके के अंदर जो दो हाउसेस अलग से पढ़े थे। ज़ाहिर यूके में भी सेम सिस्टम है, दो डिपार्टमेंट्स हैं लॉ वाले इदारे में। उसमें भी मैंने बताया था कि जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स का, वहीं पे ही मनी बिल स्टार्ट होते हैं, पैसों वाले लॉज बनते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, छोटा हाउस यानी कि लोअर हाउस, वहाँ पे पैसों के बिल स्टार्ट होते हैं। पैसों के बिल्स कभी भी सेनेट के डिपार्टमेंट यानी कि जो बड़ी वाला डिपार्टमेंट है उधर से स्टार्ट नहीं होते। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ बिल पे। स्टेजेस ऑफ बिल अब आ जाता है। बिल क्या है पहले तो हम ये जानते हैं, जो लॉ बना ना हो उसको हम बिल कहते हैं, ठीक है। अब वो बिल काफ़ी सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही लॉ बनता है। तो वो प्रोसीजर्स क्या हैं, वो प्रोसीजर्स यहाँ लिखे गए हैं कि पहले वो बिल फर्स्ट रीडिंग से गुजरेगा, फिर कमेटी स्टेज से गुजरेगा, फिर सेकंड रीडिंग से गुजरेगा, फिर थर्ड रीडिंग से गुजरेगा, और सबसे एंड पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए होगा। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल फिर लॉ बन जाएगा और उस पर सारे लोग अमल करेंगे, ठीक हो गया। तो हम ये सारा कुछ अब इसमें जानने लगे हैं। अ बिल हैज़ टू पास थ्रू मैनी स्टेप्स बिफोर इट बिकम्स अ लॉ, कि बिल को बहुत से स्टेप से गुजरना पड़ता है लॉ बनने से पहले। फिर आपने उन सारे स्टेप्स का नेम यहाँ लिख देना है। ये जो नाम यहाँ लिखे होंगे ज़रा ये आगे हेडिंग्स में भी आएंगे, लेकिन आपको पहले ही यहाँ लिख देने हैं, क्योंकि होता क्या है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर जब स्टार्ट करते हैं तो वो भी ये भूल ही जाते हैं कि सेकेंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग भी थी, कमेटी स्टेज भी था। तो इसलिए आप क्या करें, ये जो नाम है यहीं पे लिख दें। तो जब आप हेडिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से पीछे आके देख लें कि मैंने कौन कौन से नाम लिखे थे, तो फिर आपको ईजिली याद रहता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल का मतलब ये है कि कोई भी लॉ एकदम से नहीं फर्स्ट रीडिंग पे जाता। सबसे पहले कोई बंदा होना चाहिए जो इस बिल को इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस होता कहाँ पे है, देखें। ये मैं एक सेनेट का डिपार्टमेंट लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। या तो वो लॉ सेनेट से स्टार्ट होगा तो उस पर भी हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, या वो लॉ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट होगा तब भी हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। यानी कि सेनेट के मेंबर्स भी लॉ को स्टार्ट करा सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बंदे भी लॉ को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं वो बिल को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने ही हाउस में। यानी कि अगर सेनेट होंगे, सेनेट वाले मेंबर्स होंगे तो वो अपने ही हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वैसे ही अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें, वहाँ का कोई मेंबर अगर लॉ बनाना चाह रहा है तो वो अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अपने ही डिपार्टमेंट में क्यों लॉ को इंट्रोड्यूस करा रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट तक वो लॉ नहीं जाएगा, लाजमी जाएगा। यानी कि अगर सेनेट वालों ने कोई लॉ इजाद किया था, बिल इंट्रोड्यूस कराया था,
तो वो जो बिल है पहले इन सारी रीडिंग से गुजरने के बाद सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ पे भी वो इन सारी स्टेजें से गुजर के ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी होगी। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वालों ने कोई बिल इंट्रोड्यूस कराया है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ही ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी स्टेजेस से बिल गुजरेगा। उसके बाद फिर वो सेनेट की जगह सेनेट के हाउस में चला जाएगा, यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद फिर वहाँ से भी सेनेट के हाउस में से भी ये इन सारी स्टेजेस से गुजर के फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो याद रखें, लॉ डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। अगर किसी एक हाउस ने बनाया, दोनों हाउसेज यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो सेनेट का जो हाउस है, मैं इसको हाउस भी आप लोग कह सकते हैं, इसको डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट से एक दफ़ा लॉ गुजर जाए फिर ही प्रेसिडेंट तक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक डिपार्टमेंट ने लॉ बनाया है, दूसरे से चेक नहीं करे और सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ऐसा नहीं होता। दोनों हाउसेस से चेक होके ही वो बिल जो है प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितने मुश्किल से ये लॉज बनते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है क्यों मुश्किलात आती हैं, ये बातें आगे आपको पता चलती जाएंगी। सबसे पहले क्या होगा कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो एनी मेंबर ऑफ द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से कोई भी मेंबर जो है सबसे पहले तो बिल को इंट्रोड्यूस कराएगा, यानी कि उस लॉ को इंट्रोड्यूस कराएगा। He writes his name on it and drops it in a special box called the hopper. एक हॉपर यानी कि एक डब्बा पड़ा होगा जिसमें वो उस बिल को डाल देगा, लेकिन उस बिल के ऊपर उसका नाम लिखा होगा उस मेंबर का कि वो किस वाले डिपार्टमेंट का मेंबर है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है या सेनेट का है। उस डिपार्टमेंट का नेम और अपना नेम, अपनी सारी तफसील और सारा जो लॉ है वो सारा कुछ उस बिल में लिखा होगा और उस हॉपर, उस डब्बे में डाल दिया जाएगा जिसका नाम है हॉपर। वो हॉपर में क्या होता है कि जितने भी बिल्स सारे पड़े रहते हैं और फिर जब उन बिल को रीड करने का टाइम आता है फिर ज़ाहिर है वो जो हॉपर है, वो जो डब्बा है, वो खोला जाता है रीडिंग के लिए। बिल्स आर यूजुअली स्टार्टेड इन द हाउस वेयर देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ सपोर्ट, कि बिल सबसे ज़्यादा वहीं पे ही स्टार्ट होता है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि बिल रिजेक्ट नहीं होगा। वो कोई भी हो सकता है, क्या पता सेनेट वाले रिजेक्ट ना करें तो वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, क्या पता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले रिजेक्ट ना करें तो वहीं से ही बिल सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे, लॉज को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये वैसे एक जनरल बात लिखी समझा रही हूँ कि बिल इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। अब बिल कैन स्टार्ट इन ईदर हाउस, कि ये जो लॉ है ये किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि सेनेट वाले भी लॉ बना सकते हैं कभी भी, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले भी बना सकते हैं। बट मनी बिल्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये बात आप दोबारा यहाँ दोहरा दें कि हर तरह के बिल्स जो है ना वो दोनों हाउसेज में हो सकते हैं, लेकिन जो मनी के बिल्स हैं ना, पैसों वाले, वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही स्टार्ट होंगे। इंपॉर्टेंट बिल्स आर ऑफ्टन इंट्रोड्यूस बाय द हेड ऑफ द कमेटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हेड ऑफ द कमेटीज़ जो हैं वो ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि इसी कांग्रेस के अंदर ही कमेटीज़ भी मौजूद हैं डिफरेंट तरह की, तो वहाँ का जो हेड ऑफ कमेटी है वही सबसे इम्पोर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस कराता है। बाकी लोग नहीं करा सकते, बाकी मेंबर्स नहीं करा सकते उन बिल को इंट्रोड्यूस। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट रीडिंग के ऊपर। एक दफ़ा बिल जो है हॉपर में डाल दिया, ठीक है, उस डब्बे में डाल दिया। अब उस डब्बे में जितने भी बिल्स पड़े हैं अब उनको पढ़ने का टाइम आ गया, उसको हम कहेंगे फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि जो बिल है इज़ नॉट रियली रीड अलाउड, कि फर्स्ट रीडिंग में बिल को रीड नहीं किया जाता। होता क्या है फर्स्ट रीडिंग में कि सिर्फ उसका टाइटल देखा जाता है कि इस बिल में किस के ऊपर बात हो रही है, यानी कि उस लॉ के अंदर, उस बिल के अंदर किस टॉपिक पे बात हो रही है। क्या ट्रैफिक लॉज बनाए जा रहे हैं या पैसों के लॉज बनाए जा रहे हैं, क्या चीज़ उसमें बनाई जा रही है, इसको टाइटल कहेंगे। ठीक है, तो पहली रीडिंग में सिर्फ टाइटल देखा जाएगा कि ये बिल किस बारे में है। फिर उस बिल का डिफरेंट प्रिंट आउट्स लिए जाएंगे, यानी कि एक कागज़ के बहुत से प्रिंट आउट इसलिए लिए जाएंगे कि जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं उस हाउस के अंदर, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आप स्टार्ट कराओ या जिससे भी, उधर जितने भी मेंबर्स हैं सारों के हाथ में उस बिल का एक प्रिंट आउट पकड़ा होना चाहिए। जाहिर है वो पकड़ना इसलिए चाहिए उनको क्योंकि सारे लोग देखें कि इसमें कोई तब्दीली अगर करनी है तो वो कौन सी करनी चाहिए, इसमें कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं, ये सब चेक करने के लिए सारे मेंबर्स को वो बिल दिया जाता है। ठीक है, उसको भी दिया जाएगा जिसने वो बिल लिखा है और उन बाकियों को भी दिया जाएगा प्रिंट आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी फर्स्ट रीडिंग में। कॉपीज ऑफ द बिल आर गिवन टू द मेंबर्स। दिस
इज़ अ फॉर्मल। यहाँ पे वही बात लिखी है कि तमाम कॉपीज़ प्रिंट आउट जो लिया होगा वो मेंबर्स को दिया जाएगा। और ये जो रीडिंग है ये फॉर्मल सी रीडिंग है, इसमें ऐसा कोई रीडिंग होती नहीं है, सिर्फ मेंबर्स को ये इतला दिया जाता है कि देखें आप लोगों को हमने कॉपी पकड़ा दी है, अब आप लोग अगली रीडिंग तक ना जो है इस कॉपी को अपने पास रखें, अगली रीडिंग में आप बताना कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। यानी कि उनको कॉपी इसलिए दे दी जाती है ताकि वो उसको पढ़ें, उसको देखें, उसका जायज़ा लें, ताकि अगली रीडिंग तक वो कोई मशवरा दे सकें मेंबर्स कि इस बिल में कोई तब्दीली करनी है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, जिसका नाम है कमेटी स्टेज। आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग द बिल गोज़ टू द कमेटी, यानी कि एक दफ़ा फर्स्ट रीडिंग से जब गुजर गए तो ये जो बिल है ये कमेटी तक पहुंच जाता है। अब उस कमेटी में क्या होता है, यही सारे मेंबर्स जो फर्स्ट रीडिंग में बैठे हुए थे वही सारे मेंबर्स कमेटी वाले डिपार्टमेंट में भी बैठे होंगे और उस बिल को बहुत केयरफुली रीड करेंगे इस कमेटी के डिपार्टमेंट में। इफ़ द बिल इज़ यूजलेस इट इज़ रिजेक्टेड। अगर कमेटी के लोग जितने भी वहाँ बैठे होंगे उन सबको अगर लग रहा है कि ये बिल जो है फजूल है, ये कमेटी वाले वही बंदे हैं जिनको हमने पहले बिल पकड़ाया था प्रिंट करके, वही बंदे इधर आके बैठे हुए हैं, वही मेंबर्स, ठीक है, सारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट वाले, ठीक है। उन्हीं कमेटी में जितने बंदे बैठे होंगे अगर उनको ये लगा कि ये बिल है ही बेकार, सारों ने अगर कहा ये बेकार है, तो उसी वक्त ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिल इम्पोर्टेंट है, वाकई में इससे अमेरिका के लॉज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या किसी की भलाई हो रही है, तो फिर कमेटी के लोग क्या करते हैं, इस बिल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एंड मे ऑल्सो फॉर्म सब कमेटी टू स्टडी इट। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और अपने लिए एक और डिपार्टमेंट बना लेते हैं सब कमेटी का, ताकि दूसरा डिपार्टमेंट भी इसको और अच्छे से स्टडी करे। जब स्टडी हो जाती है प्रॉपरली इस लॉ के ऊपर, फिर कमेटी क्या करता है, दूसरे हाउस को एक रिपोर्ट भेजता है, सॉरी उसी हाउस को वो रिपोर्ट भेजते हैं। यानी कि जिस हाउस से, जैसे मैंने आपको बताया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट, इन दोनों में से जिसके भी मेंबर ने इस बिल को स्टार्ट कराया था उसी के ही मेंबर को एक रिपोर्ट, उसी के ही डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि आपके डिपार्टमेंट के मेंबर ने जो लॉ बनाया है बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसने बहुत अच्छा लॉ बनाया है, बहुत ही फ़ायदेमंद लॉ बनाया है। तो वो सारी रिपोर्ट इस तरह से वो दे रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई गलत चीज़ मौजूद है तो वो चीज़ भी वो बता देते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो ये कमेटी के लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब कमेटी के पास इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, या तो कमेटी उस बिल को एक्सेप्ट करके आगे भेज दे, ठीक है, या तो डिफरेंट चेंजेस सजेस्ट करे कि इस बिल में कौन कौन सी चेंजेस आने चाहिए। यानी कि जितने मेंबर्स हैं वो चेंजेस की सजेशन भी दे सकते हैं, सारे मेंबर्स बगैर चेंजेस के एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, सारे मेंबर जो हैं बिल को रिप्लेस भी करा सकते हैं, यानी कि इस बिल की जो चीज़ें हैं किसी और बिल के साथ मैच करा दो, मिक्स कर दो, ये भी कर सकते हैं। रिजेक्टेड कम्प्लीटली, या फिर कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इग्नोर ही कर देंगे बिल को, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पिजन होलिंग। पिजन होलिंग का मतलब ये है, ये एक वर्ड है जो अक्सर अमेरिका के कांग्रेस का जो डिपार्टमेंट है ना, जब लॉ बनाते हैं, ये वर्ड अक्सर वहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि इग्नोर कर देना बिल को, यानी कि ना हाँ करना ना करना, कुछ भी नहीं कहना, बस इग्नोर कर देना। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पिजन होलिंग। ये चीज़ भी वो लोग करते हैं कि बिल को इग्नोर ही कर देते हैं कि भाई बस ठीक है, ऐसा ही है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये इनके पास चॉइस होती है कमेटी वालों के पास कि वो इन सब चीज़ों में से जो करना चाहे कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि बिल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो अगली स्टेज तक कैसे जाता है। तो अगली स्टेज तक यहाँ ये बातें लिखी गई हैं, पर उससे पहले एक लाइन लिखी है, मोस्ट बिल्स डू नॉट पास दिस स्टेज बिकॉज कमेटी रिजेक्ट मैनी बिल्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल जो है कमेटी स्टेज तक अगर पहुँच जाए तो वो आगे जा ही नहीं पाता। बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है अमेरिका में। तो यही बात आप लोगों को बता रही हूँ कि लॉ बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इतने लोग जब ज़ाहिर है उस लॉ को जब पढ़ेंगे, हर बंदा अपने अक्ल के मुताबिक जब मशवरा देगा, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि कोई मान ही नहीं रहा होता कि बिल को हम आगे लेके जाएंगे ना लेके जाएं, तो लॉ फिर वो बन ही नहीं पाता। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लॉ बनाने का प्रोसीजर इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब हम आ जाते हैं अपने कैलेंडर स्टेज पे। अब कैलेंडर स्टेज तक सिर्फ वही बिल्स पहुंचते हैं जिसको कमेटी स्टेज तक जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कमेटी स्टेज वाले तमाम मेंबर्स ने कहा कि ठीक है ये बिल सही है, इसको आगे जाना चाहिए, वही बिल पे कैलेंडर स्टेज तक पहुंचते हैं। अब कैलेंडर में क्या होता है कि सारे बिल्स की जो टाइप्स हैं उनको उसी टाइप में डाला जाता है। जैसे कि यूनियन कैलेंडर में वो वाले बिल डाले जाते हैं जो पैसों से रिलेटेड हों और प्रॉपर्टी के मामला हैंडल करने वाले बिल्स हों, लॉज हों। हाउस कैलेंडर में वो बिल डाले जाते हैं जिसमें आम पब्लिक मैटर्स हो, जैसे कि पब्लिक मैटर मीन कि इसने इसको थप्पड़ मार दिया या कपड़े फाड़ दिए या इस तरह से पब्लिक से रिलेटेड कोई भी मामला हो,
उसके जो लॉज हैं वो हाउस कैलेंडर में जाते हैं। प्राइवेट कैलेंडर में प्राइवेट बिल्स जाते हैं, यानी कि बहुत ही प्राइवेट मामला जो लोगों के होते हैं, निजी मामला जिनको हम कहते हैं, वो सारे बिल्स प्राइवेट कैलेंडर में जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज को ना यहाँ डाल दिया जाता है ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग अपने हिसाब से उनको देख सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड रीडिंग में, यानी कि एक दफ़ा कैलेंडर्स में डाल दिए गए, फिर उन कैलेंडर्स को सेकेंड रीडिंग वाले जो लोग हैं चेक करते हैं। एट द सेकेंड रीडिंग द टाइटल इज़ रीड अगैन, यानी कि जैसे कि फर्स्ट रीडिंग में मैंने बताया कि सिर्फ टाइटल रीड किया जाता है, वैसे ही सेकेंड रीडिंग में दोबारा से टाइटल रीड होता है। इफ़ नो ऑब्जेक्शन इट कैन पास। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सेकेंड रीडिंग में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इनकार नहीं है, तो डायरेक्टली वो पास होकर दूसरी पोर्शन तक पहुँच जाता है। बट यूजली मेंबर्स डिबेट ईच पार्ट ऑफ द बिल, यानी कि सेकेंड रीडिंग में भी चाहें तो मेंबर्स इस पे भी डिफरेंट डिबेट्स और मशवरे दे सकते हैं दोबारा से बिल के ऊपर, अगर वो चाहें तो। अगर मेंबर्स को इसमें कोई ख़ास चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही सेकेंड रीडिंग में देखने के बाद कि बिल में तो हम ऑलरेडी डिबेट तो कर चुके हैं, ये वही बिल है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो वो इसको आगे भेज सकते हैं फर्दर चेकिंग के लिए थर्ड रीडिंग पे। ठीक है, दे कैन सजेस्ट चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि इस बिल में कोई चेंजेस करनी है तो चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, यानी कि चेंजेस का दूसरा नाम है अमेंडमेंट। ठीक है, फिर वोटिंग होती है उस बिल के ऊपर। अगर ज़्यादा वोट इस बात पे आ जाएं कि उस बिल को आगे भेजना है तो ज़ाहिर है वो बिल थर्ड रीडिंग तक चला जाएगा। अगर ज़्यादा वोट इस बात पे आ जाए कि ये जो बिल है ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, इसमें कमियां हैं कोई, तो ज़ाहिर है फिर वो वोट ज़्यादा हो गए तो वो बिल आगे नहीं जाएगा, थर्ड रीडिंग तक नहीं जाएगा, दोबारा से फिर वो फर्स्ट रीडिंग से स्टार्ट हो जाएगा बिल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड रीडिंग पे। तो थर्ड रीडिंग इज़ ए लास्ट स्टेप इन दी हाउस, यानी कि ये सबसे आखिरी स्टेप है जिसमें वो बिल सबसे एंडिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है। ओनली द टाइटल इज़ रीड, यानी कि ये जो रीडिंग होती है इसमें सिर्फ टाइटल रीड किया जाता है, यानी कि इस पर कोई मशवरा नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई भी बंदा डिबेट्स नहीं करेगा, ना ही एज सच वो वोटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आखिरी पोर्शन है। अनलेस मेंबर्स वांट मोर, लेकिन मेंबर्स को फिर भी ये ऑप्शन दी गई है कि अगर मेंबर्स फिर भी इस पर दोबारा से डिबेट्स और वोटिंग करना चाहते हैं तो उनको करने की इजाज़त मिलेगी। अ फाइनल वोट इज़ टेकन, और इस थर्ड रीडिंग में आखिरी दफ़ा फिर एक वोटिंग होगी, बिल्कुल लास्ट वाली। ठीक है, इफ़ इट पासेस, यानी कि वोटिंग के बावजूद भी ज़्यादा वोट इस बात पे आ गया कि इस बिल को आगे निकालें, तो इसका मतलब है वो बिल पास कर गया है। फिर क्या होता है, जो स्पीकर है, स्पीकर कौन होता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो छोटा हाउस है, उनके बहुत से मेंबर्स होते हैं उस हाउस में। ठीक है, उन तमाम मेंबर्स में से जो सबसे बड़ा बंदा होता है ना, उसको हम स्पीकर कहते हैं, यानी कि जो उस पूरे हाउस के तमाम मेंबर्स हैं उनमें एक हेड होगा, उसका नाम होगा स्पीकर। तो स्पीकर क्या करेगा, उस बिल पे साइन कर देगा। साइन करने के बाद वो जो बिल है वो दूसरे हाउस में चला जाएगा, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के साइन करने के बाद वो बिल चला जाएगा दोबारा से चेकिंग के लिए सेनेट के हाउस में, और जब वो सेनेट के हाउस में जाएगा वहाँ से भी वो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और जितनी रीडिंग जिसकी हैं उसी तरह से सेनेट के हाउस से भी गुजरेगा। ठीक है, अब आ जाता है प्रोसीजर इन दी अदर हाउस। ये सेनेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपने दोबारा से सारा बता देना है कि जब ये रीडिंग यानी कि सेकंड हाउस में जाएगी बात इस बिल की, ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जब सारा कुछ चेक हो गया वो बिल जब जाएगा सेनेट के हाउस के अंदर, तो दोबारा से फर्स्ट रीडिंग से वो बिल गुजरेगा, कमेटी स्टेज से गुजरेगा, सेकंड रीडिंग से गुजरेगा, थर्ड रीडिंग से गुजरेगा, फिर जाके वो एक्सेप्ट होगा बिल। और जब दोनों हाउसेस से वो बिल एक्सेप्ट हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो बिल आगे चला जाएगा। आगे किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए। ठीक है, इफ़ देर आर डिफरेंसेज अ स्पेशल कमेटी ट्राइज टू सॉल्व इट। अब ये लाइन डिफरेंट लिखी गई है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले चाह रहे हैं कि बिल बन जाए, लेकिन सेनेट का हाउस कह रहा है नहीं ये बिल ना बने, और दोनों के बीच क्लैश हो जाए, लड़ाई लग जाए, तो इनकी लड़ाई रुकवाने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो दोनों की बातों को सुनेगी कि आप क्यों बिल को रोकवा रहे हैं। दूसरों से कहा जाएगा आप क्यों बिल को आगे भेज रहे हैं, दोनों की बात वहाँ पे सुनी जाएगी, फिर इस मसले को हल किया जाएगा। ऐसे भी केसेस आते हैं अमेरिका में कि बाज़-औक़ात एक हाउस मान जाता है लॉ बनाने के लिए, दूसरा नहीं मानता, तो इनके मसले भी लग जाते हैं, तो फिर इनके लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। अब आ जाता है कॉन्फ्रेंस कमेटी। वो जो कमेटी है जिसका मैंने बताया था स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस कमेटी। इसमें क्या होता है कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के हाउस जब एग्री ना करें तो कॉन्फ्रेंस कमेटी क्या करती है कि वो बनाई ही इसी जाती है कि इन दोनों की जो सुलह करवाई जाए और इनको एक ही बात पे मनाया जाए। दिस कमेटी हैज़ मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस, और इस कमेटी में दोनों हाउसेस से मेंबर्स बैठे होते हैं। ठीक है,
दे ट्राई टू फाइंड अ मिडल वे। दे ट्राई टू फाइंड अ मिडल वे का मतलब है दरमियाना हल निकालते हैं कि अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले चाह रहे थे कि उनका जो बिल है वो एक्सेप्ट हो गया, अब सेनेट वाले एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, लेकिन सेनेट वाले एक्सेप्ट नहीं करें उस बिल को, यानी कि उस लॉ को। तो इन दोनों का दरमियाना हल तो निकालना है, उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाएगी ताकि एक मिडल वे निकालें, यानी कि दरमियाना हल निकालें। इफ़ दे एग्री द बिल मूव्स फॉरवर्ड, यानी कि जो दरमियाना हल अगर निकल आता है तो बिल फिर जो है आगे भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट एग्री द बिल डाइज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हर चीज़ करने के बावजूद भी, इनकी सुलह भी करवाई है, इनसे बातचीत भी की है, लेकिन इन दोनों हाउसेस जो हैं बात नहीं मान रही, यानी कि एक कह रहा है बिल को आगे निकाल रहे हैं, एक कह रहा है कि बिल को रिजेक्ट कर दें। अगर इन दोनों की आपस में नहीं बन रही इस चीज़ पे, तो फिर उस बिल के साथ क्या होता है, फिर वो बिल मर जाता है। मरने का मतलब ये कि वो लॉ बन ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ज़ाहिर है एक हाउस से आगे अगर जा रहा है, दूसरा हाउस अगर मान ही नहीं रहा, इतनी मेहनत के बावजूद भी उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस कमेटी भी बना रहे हैं, उनके मसले को भी सुन रहे हैं, सारा कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे, तो इसका मतलब बिल जो है फिर वो मर जाएगा, ठीक है। अब हम अपने आखिरी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है, ठीक है। ये वही बात है जो हमने प्रेसिडेंट के पावर्स का पोर्शन जो नहीं पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट उस बिल पे जब साइन करेगा तभी वो लॉ बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब दोनों हाउसेस से वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा बिल। प्रेसिडेंट जो है ये चीज़ें करता है, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या है वो मैं एक एक करके पढ़ के समझाती हूँ। अगर प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देता है तो वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, लोग उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल चला गया और 10 दिन गुजर गए हैं और प्रेसिडेंट ने कोई भी उस पर साइन नहीं किया, फिर क्या होता है उस बिल के साथ, वाइल द कांग्रेस इज स्टिल वर्किंग इट ऑल्सो बिकम्स अ लॉ। यानी कि प्रेसिडेंट ने उस बिल पर साइन नहीं किया और इसी तरह से 10 दिन गुजर गए हैं और कांग्रेस भी उस वक्त चल रही है, यानी कि कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनके मेंबर्स को निकाला नहीं गया, उनके मेंबर्स का रिज़ाइन नहीं किया, उनके मेंबर्स की जो है रिटायरमेंट नहीं हुई, मतलब कांग्रेस का वो डिपार्टमेंट चल रहा है, ठीक है। और उसी वक्त के 10 दिनों में कांग्रेस भी चल रही है और 10 दिन भी गुजर गए हैं, तो वो लॉ खुद ब खुद लॉ बन जाएगा बगैर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के। लेकिन एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर वो 10 दिन गुजर गए हैं और कांग्रेस उस दौरान, उसका जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके मेंबर्स ने अगर रिज़ाइन कर दिया या मेंबर्स को खुद ही निकाल दिया गया है या फिर मेंबर्स जो हैं उनकी रिटायरमेंट आ गई है, उसी दौरान ख़त्म हो गया वो हाउस ही चला गया, तो फिर उस दौरान जो 10 दिन गुजरेंगे वो लॉ नहीं बनेगा। वो लॉ सिर्फ तभी बनेगा जब तक वो हाउस मौजूद होगा, जब तक वो कांग्रेस का डिपार्टमेंट मौजूद होगा, ठीक है। याद रखें जो सेनेट होता है ना, अपर हाउस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा लोअर हाउस ख़त्म होता है। उसके बहुत सी रीजंस हैं, या तो लोअर हाउस के बंदे रिटायर कर जाएंगे, या वो रिज़ाइन कर लेंगे, या उनको खुद ही बड़ा हेड निकाल देगा, बहुत सी वजूहत से वो चले जाते हैं, ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, बट इफ़ द कांग्रेस इज़ नॉट इन सेशन ड्यूरिंग दोस्त। ये वही बात है जो मैंने बताया कि अगर उन 10 दिनों के अंदर कांग्रेस का लोअर हाउस उस वक्त ना मौजूद हो तो वो बिल जो है मर जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ने भी उस पर साइन नहीं किया और कांग्रेस भी उस सिचुएशन में गायब होगी, यानी कि उनके जो बंदे हैं उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है या जॉब से चले गए हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग, किसी भी रीज़न से कांग्रेस का वो जो डिपार्टमेंट है चला गया, तो उन 10 दिनों के अंदर वो बिल ख़त्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ये मुझे बात नहीं पता थी, मैं समझती थी पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट की कोई पावर्स हैं। प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ वीटो की होती है। वीटो का मतलब ये है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है। पॉकेट वीटो एक और चीज़ है, मैं इसको बार बार प्रेसिडेंट की पावर के साथ जोड़ा करती थी जब मैं स्टूडेंट थी। अभी ज़ाहिर है काफ़ी वक्त जब गुजर जाता है, इंसान जब बड़ा होता है तो बहुत सी बातें समझ आती हैं कि जो पॉकेट वीटो है ये कॉन्सेप्ट है, एक बात है कि अगर 10 दिन के अंदर कांग्रेस ही नहीं रही जिंदा, कांग्रेस के बंदे ही अगर चले गए हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले, देखिए सेनेट वाले तो जॉब छोड़ नहीं सकते, उनको निकाला नहीं जा सकता। याद रखें जो बड़ी वाली हाउस होती है उसको नहीं निकाला जाता, हमेशा लोअर हाउस में प्रॉब्लम आती है। तो जो लोअर हाउस है वो अगर नहीं होगी मौजूद किसी भी वजूहत से, और उन 10 दिनों में वो लोअर हाउस अगर नहीं होगी तो बिल जो है ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है। प्रेसिडेंट के पास सादी सी वीटो की पावर होती हैं, जिनको हम वीटोज़ भी कहते हैं। ज़्यादा तादाद में वीटोज़ होता है, कम तादाद में वीटो होता है, यानी कि वीटो मीन्स एक, वीटोज़ मीन्स ज़्यादा पावर। तो उनके पास ज़्यादा वीटोज़ की पावर्स है, ये जब दिल चाहे किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें प्रेसिडेंट के रिजेक्ट होने से वो लॉ फिर भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा?
सबसे पहले तो आप वीटो की पावर समझें, वीटो की पावर्स होती क्या है। प्रेसिडेंट के पास कोई लॉ आया है, प्रेसिडेंट ने अगर उस पर साइन नहीं किया, वो उस पर वीटो करके उस लॉ को रिजेक्ट कर देगा कि मैं इस लॉ को बनाना नहीं चाहता। लेकिन अगर कांग्रेस के दोनों हाउसेस को लगता है कि वो लॉ अच्छा है, प्रेसिडेंट साइन क्यों नहीं कर रहा, तो फिर कांग्रेस क्या करती है, 2/3 वोटिंग करती है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस जो सेनेट है और जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के मेंबर्स वोट करते हैं उस बिल के ऊपर। 2/3 वोट अगर आ गया इस बात पे कि इस बिल को लॉ बनाना चाहिए, तो बगैर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के भी वो बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जान लिया कि लॉ कैसे बनते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ 2-3 लाइनों में लिख के वाइंड अप करना होता है। इतना था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। हमारी इस वेबसाइट पे पार्ट 2 के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे स्टोरी हो या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर या पास्ट पेपर या सॉल्व पास्ट पेपर, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट आप इजी पैसे और जैज़ कैश से कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली नोट डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक सामने शो हो रहा है।